हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। लिपिड की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम समझेंगे डिराइव्ड लिपिड को, उन लिपिड्स को जो लिपिड्स के पाचन से बनते हैं, लिपिड के जल अपघटन से बनते हैं। और तीसरा ग्रुप डिराइव्ड लिपिड्स, व्युत्पन्न लिपिड, लिपिड के पाचन से बने पदार्थ। तो कौन से पदार्थ बनते हैं पाचन से? जिनसे मिलकर लिपिड बनते हैं। अपन ने पढ़ा है कि लिपिड में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। एस्टर बॉन्ड बनते हैं अल्कोहल और फैटी एसिड्स के बीच में। तो लिपिड के पाचन से अल्कोहल और फैटी एसिड्स बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स क्या है? वसी अम्ल या वसी अम्ल कहते हैं इनको। क्या है ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। एक COOH पाया जाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। और उसके साथ में R और लिखा हुआ अपन ने, R कार्बन की श्रृंखला है। तो सामान्य सूत्र हो जाएगा इनका RCOOH। अब सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें ये श्रृंखला होती ही नहीं है, कार्बन श्रृंखला नहीं होती। यहाँ पर केवल एक H है, तो फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड है जो चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिका कहते हैं उन चींटियों को। तो यदि R है तो कुल मिलाकर कार्बन कितने हो जाएंगे? 30 तक हो सकते हैं। यदि R है तो उसमें कार्बन की संख्या अधिकतम 30 हो सकती है। लेकिन सामान्यतः कितने पाए जाते हैं? जो प्लांट्स में और एनिमल्स में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं उनमें कार्बन कितने होते हैं? 16 से 18 तक। 16 से 18 तक के कार्बन के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में अधिकांशतया, लेकिन कम और ज़्यादा वाले भी होते हैं। फिर अपन बात करें इनकी कि ये लोअर और हायर का एक क्लासिफिकेशन है इनका। किन फैटी एसिड्स को तो लोअर कहें, किन फैटी एसिड्स को हायर कहें। तो लोअर फैटी एसिड्स में कार्बन की संख्या 10 या 10 से कम, 10 तक। यदि कार्बन 10 तक हैं तो लोअर फैटी एसिड कहलाते हैं। और 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा का मतलब 11। अधिकतम बात कितनी कर रखी है अपने? 30। तो 11 से लेकर 30 तक के हाई फैटी एसिड कहलाते हैं। अब एक तरह से और क्लासीफाई कर रखा है फैटी एसिड्स को, और वो है संतृप्त और असंतृप्त। अब ये डिफाइन बाद में करेंगे अपन, पहले अपन ये बात करें कि किस में कितने होते हैं। तो प्लांट्स की तुलना में एनिमल्स में संतृप्त फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अधिक होते हैं, संतृप्त वसी अम्ल अधिक होते हैं। उल्टा बोले अपन, प्लांट्स में एनिमल्स की तुलना में असंतृप्त वसी अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात भी करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, संतृप्त वसी अम्लों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, रूम टेम्परेचर पर वो ठोस होते हैं। और असंतृप्त का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, रूम टेम्परेचर पर वो तरल होते हैं। संतृप्त असंतृप्त की बात समझने से पहले अपन इसके चेन को समझते हैं। ये R है और इस पर ये COOH है, ये RCOOH, ये R है। इस R, ये COOH सिरा, इस R से ये COOH जुड़ा हुआ है, ये अम्लीय भाग है, ये तो जलरागी है। और ये CH3 सिरा, ये जल विरागी है। इस प्रकार फैटी एसिड्स उभयनिष्ठ होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। एक भाग इनका जल विरागी होता है, दूसरा सिरा इनका जल रागी होता है। अब इस COOH के पास का कार्बन वो तो अल्फा कहलाता है, और इसके बाद का बीटा कहलाता है, और इसके बाद में सबसे अंतिम जो कार्बन होता है वो ओमेगा कहलाता है। बीच में कितने ही हो, अंतिम कार्बन ओमेगा कहलाता है। अब यदि वसी अम्लों से ऊर्जा प्राप्त करनी हो, श्वसन में ईंधन के रूप में काम आ रहे हैं यदि फैटी एसिड, तो इनका ऑक्सीकरण होगा। इनके ऑक्सीकरण के एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इसी क्रिया को बीटा ऑक्सीकरण कहते हैं। जिस तरह से ग्लूकोज से यदि ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा और वो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार से यदि फैटी एसिड से ऊर्जा प्राप्त करनी हो, हमने घी तेल खाए तो फैटी एसिड्स बने
और इनसे यदि ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो पहले इनका बीटा ऑक्सीकरण होगा, उससे एसिटाइल कोएंजाइम में A बनेंगे और वो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेंगे। तो बीटा ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि वसी अम्लों का ऑक्सीकरण बीटा कार्बन पर होता है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन पर होता है, इसलिए इसको बीटा ऑक्सीकरण कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। यदि इस पूरी श्रृंखला में कहीं पर भी C डबल बॉन्ड C संरचना नहीं है, इसका मतलब यहाँ इसमें किसी और चीज के जुड़ने की गुंजाइश नहीं है, तो ये संतृप्त हो गए। और इसका उदाहरण है जैसे स्टीरिक अम्ल C17H35COOH, और सबको अपन इस रूप में लिखें तो C18H36O2। और दूसरा पामिटिक अम्ल C15H31COOH, और इसको अपन वापस इस रूप में लिखें तो C16H32 और O2। ये दो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो एनिमल फैट्स में बहुतायत में मिलते हैं, अधिकांशतया यही मिलते हैं। और यदि इस श्रृंखला में कहीं पर भी C डबल बॉन्ड C संरचना है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटकर यहाँ कोई दूसरी चीज जुड़ सकती है, इसका मतलब ये संतृप्त नहीं है, तो इनको असंतृप्त कहेंगे। तो असंतृप्त में डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। अब कितनी जगह पाया जाता है, इसके आधार पर असंतृप्त फैटी एसिड्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया। पहले में एकल असंतृप्त मोनो अनसैचुरेटेड, ये एकल असंतृप्त या मोनो अनसैचुरेटेड, एक जगह पर, ऐसी संरचना केवल एक जगह पर है। और इस प्रकार के फैटी एसिड्स में ओलिक अम्ल है, और ओलिक अम्ल है C17H33COOH, यहाँ पर ये 2 H कम हो गए C18H34O2, और पामिटोलिक ये 15 C15H29COOH C16H30 और O2, ये एकल असंतृप्त। और यदि एक से ज्यादा स्थान पर यदि डबल बॉन्ड पाए जाए, ये संरचना एक से ज्यादा स्थान पर पाई जाती है, इसको अपन पॉली अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये पॉली अनसैचुरेटेड हैं जो केवल 3 तरह के हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा। श्रृंखला में यदि 2 स्थान पर यह संरचना पाई जाती है तो डाई अनसैचुरेटेड, 3 स्थान पर पाई जाती है तो ट्राई अनसैचुरेटेड, और 4 स्थान पर पाई जाती है तो टेट्रा अनसैचुरेटेड। हमारे शरीर में केवल एक इनका उदाहरण है, एक डाई अनसैचुरेटेड, एक ट्राई अनसैचुरेटेड और एक टेट्रा अनसैचुरेटेड। ये फैटी एसिड्स हैं, 3 फैटी एसिड्स हैं केवल पॉली अनसैचुरेटेड ग्रुप के, और इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फैटी एसिड्स में एक से ज़्यादा स्थान पर बनाने के एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है, इसलिए इनका भोजन में होना आवश्यक है, इसलिए इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। और इनकी कमी से विकार उत्पन्न होते हैं, कई तरह की फैट्स हमारे शरीर में फिर संश्लेषित नहीं हो सकती हैं। तो इनको समझते हैं अपन। पहला डाई अनसैचुरेटेड लिनोलिक अम्ल इसका उदाहरण है, और डबल अनसैचुरेटेड है, ये 2 स्थान पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, और ये इसकी श्रृंखला है। इसमें ये ओमेगा है, और ये इसके पास वाला ये अल्फा था, वो नहीं बनाया अपन ने। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस ओमेगा से 6 पहले है, ये डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 पहले है, इसलिए इसका अब लेटेस्ट नोमेनक्लेचर है वो ओमेगा-6 फैटी एसिड पहला है ये, इसके बाद का दूसरा कहीं और है ये, उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नामकरण इसके आधार पर किया गया है। तो क्या कहते हैं इसको? ओमेगा-6 फैटी एसिड, और माइनस भी नहीं बोलते, ओमेगा-6 फैटी एसिड बोलते हैं इसको। कौन सा? लिनोलिक अम्ल। दूसरा है लिनोलेनिक अम्ल, और लिनोलेनिक अम्ल में डबल बॉन्ड पाया जाता है ओमेगा से 3 पहले, इसलिए इसका नाम है ओमेगा-3 फैटी एसिड, और शॉर्ट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, जो लेटेस्ट प्रचलन में है आजकल, मार्केट में भी खूब बिकता है और प्रेस्क्राइब भी खूब किया जाता है। और तीसरा है आर्किडोनिक। आर्किडोनिक ये टेट्रा अनसैचुरेटेड का उदाहरण है, और उसमें 4 है, लेकिन पहला जो डबल बॉन्ड है वो ओमेगा से 6 पहले है,
इसलिए टेट्रा अनसैचुरेटेड होते हुए भी इसको भी ओमेगा -6 फैटी एसिड ही कहा जाता है, क्योंकि पहला जो डबल बॉन्ड है इसमें वो इस ओमेगा से 6 पहले है। तो इस प्रकार ये दोनों डाई और टेट्रा ये ओमेगा 6 कहलाते हैं और ट्राई ओमेगा 3 कहलाता है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, यहाँ 3 डबल बॉन्ड हैं, यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड हैं। अब इनमें सबसे एसेंशियल वो लिनोलिक अम्ल है, क्योंकि यदि ये होता है तो आर्किडोनिक अम्ल का संश्लेषण हो सकता है। हमारे शरीर में लिनोलिक अम्ल को आर्किडोनिक अम्ल में बदलने के एंजाइम हैं। इसलिए यदि लिनोलिक अम्ल की कमी नहीं है तो आर्किडोनिक अम्ल की कमी भी नहीं होगी, और यदि लिनोलिक अम्ल की कमी है तो फिर आर्किडोनिक अम्ल की कमी भी होगी, वरना इसका भोजन में उपस्थित होना आवश्यक है। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब एक बात और, फैट्स में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, प्रति ग्राम 9.3 किलो कैलोरी की बात की थी अपन ने, और इसमें भी सर्वाधिक फैटी एसिड्स में होती है। यदि विकल्प के रूप में हो कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में है, तो एक तो न्यूट्रल फैट हो जैसे उदाहरण, और दूसरा फैटी एसिड हो, क्योंकि न्यूट्रल फैट में अल्कोहल भी शामिल है जिसमें ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो फिर सही विकल्प होगा फैटी एसिड। फैट और फैटी एसिड को यदि अपन कंपेयर करेंगे तो फैटी एसिड में ऊर्जा सर्वाधिक होती है, बायोमोलिक्यूल्स में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ये पॉली अनसैचुरेटेड, और ये सारे के सारे अपन ने जो पढ़े हैं अभी, ये सारे के सारे सीधी श्रृंखला के फैटी एसिड्स हैं। सीधी श्रृंखला के अलावा भी फैटी एसिड्स और होते हैं, उनकी बात भी करते हैं। स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स के अलावा ये 3 तरह के फैटी एसिड्स और हैं। एक है ब्रांच्ड, आर शाखित है, कार्बन श्रृंखला शाखित है, जैसे आइसोब्यूटारिक एसिड। यदि कार्बन श्रृंखला चक्र के रूप में हो, साइक्लिक हो, तो इनको चक्रीय कहेंगे, जैसे हिडनोकैप्रिक एसिड और सोलमोग्रिक एसिड। और यदि आर में किसी स्थान पर H का किसी से विस्थापन हो जाए तो ये सब्स्टिट्यूटेड कराएंगे, जैसे सेरिब्रोनिक एसिड। अब 2 फैटी एसिड और हैं खास तरह के, उनकी कार्बन श्रृंखला इतनी लंबी है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी नहीं घुलते और मेल्ट भी नहीं होते, उनका कोई मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं होता। इनमें से एक है क्यूटिन, जो इंसेक्ट्स के क्यूटिकल में पाया जाता है, और एक है सुबेरिन, जो कॉर्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, OL, अल्कोहल है ये कोलेस्ट्रॉल की संरचना है, 4 रिंग की संरचना है ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, कार्बन नंबर 3 पर OH है, इसलिए अल्कोहल है ये, और ये एस्टर बॉन्ड बनाता है फैटी एसिड्स के साथ में। कुल मिलाकर 27 कार्बन होते हैं इसमें। अब इसकी खास बात कि इसका संश्लेषण एस्टाइल कोएंजाइम A के द्वारा होता है, हमारे शरीर में बनता है ये, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं इससे, खतरनाक नहीं है, आवश्यक है ये। लेकिन यदि खाने में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होंगी तो इसका निर्माण बढ़ जाएगा। एस्टाइल कोएंजाइम में से बनता है, लेकिन बनना बढ़ जाएगा, और शरीर में ज़्यादा होने से ये ज़्यादा जगह जमा हो जाएगा, वहाँ भी जाके जमा हो जाएगा जहाँ जमा नहीं होना चाहिए, तो रोग होते हैं। और इसलिए वो असंतृप्त वसाएँ खाने की सलाह दी जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए अखरोट खाने की सलाह दी जाती है। अखरोट में खूब होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब एक रोग जो अनुवंशिकी रोग है, नोरम का रोग, उसमें जीन में म्यूटेशन के कारण एक एंजाइम नहीं बनता, और उस एंजाइम के नहीं बनने के कारण ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये नोरम का रोग तो हानिकारक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, वरना तो बहुत उपयोगी है। डिराइव्ड लिपिड में कंपाउंड्स का एक ग्रुप और है, इनके अंदर फिनेंथ्रिन रिंग की तरह की रिंग पाई जाती है, इसलिए इनको कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव कहते हैं। और कुछ एक विशेषताओं के आधार पर हमने इनको ऐसे बांट रखा है। तो इनमें से एक है स्टीरोल, जैसा नाम है, इनके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप होता है, OH ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। इनमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन ग्रुप्स को अपन कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, वो नहीं पाए जाते। इनका यूज़ क्या है, पौधों में पाए जाते हैं ये,
और इनमें से कुछ का फंक्शन माइल्ड स्टेरॉइड के समान है, इसलिए हमारे लिए मेडिसिनल यूज के हैं ये। दूसरा, स्टेरॉइड हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स का एक ग्रुप है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसे एड्रिनल की कोर्टेक्स से निकलने वाले ग्लूकोकोर्टिकोइड, उदाहरण है कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, और मिनरलोकोर्टिकोइड जैसे एल्डोस्टेरोन, तथा टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ओवरी के हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न है, ये भी जो हमारे को मांसाहार से मिलता है, इसको प्रोविटामिन D3 कहते हैं। और ये यदि खाने में होता है, भोजन में होता है, तो त्वचा द्वारा पराबैंगनी किरणें, धूप में इसको विटामिन D3 में बदल दिया जाता है, कोलीकैल्सिफेरॉल में बदल दिया जाता है। और ऐसे ही एक है एर्गोस्टेरॉल, इसको प्रोविटामिन D2 कहते हैं। और प्रोविटामिन D2 भी हमारे शरीर में त्वचा द्वारा विटामिन D2 में बदल दिया जाता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल में। इस प्रकार ये कंपाउंड्स भी हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट ग्रुप है टर्पीन्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं पिगमेंट के रूप में, वर्णक के रूप में। और आइसोप्रीन इकाइयां हैं जिनसे टर्पीन बनते हैं। 2 आइसोप्रीन मिलकर मोनोटर्पीन बनाती हैं, 4 मिलकर डाइटर्पीन बनाती हैं, 6 मिलकर ट्राइटर्पीन बनाती हैं, इस प्रकार से। और हमारे में यूज क्या है इसका? विटामिन A, E, K और कोएंजाइम Q, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में यदि डाइट में ये टर्पीन्स होते हैं तो हो जाता है। इस प्रकार हमारे लिए ये पोषक पदार्थों के रूप में महत्वपूर्ण है। जैसे गाजर का कैरोटीन पढ़ा अपन ने, वो इसी ग्रुप का एक पिगमेंट है। हमारे एग्जाम की दृष्टि से डिराइव्ड लिपिड में सबसे आखिरी ग्रुप है प्रोस्टाग्लैंडिन, PG फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन नाम इसलिए मिला क्योंकि सबसे पहले ये प्रोस्टेट ग्लैंड में खोजे गए। और प्रोस्टेट ग्लैंड अपन जानते हैं कि नर जनन तंत्र की एक ग्रंथि है जो शुक्र तरल का स्राव करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन बाद में ये दूसरे सारे टिश्यूज में, दूसरे सारे अंगों में भी खोजे गए। ऐसा शायद ही कोई अंग बचा हो जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन नहीं होता हो। अब इनके संबंध में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका काम इनकी संरचना पर तो निर्भर करता ही है, स्थान पर भी निर्भर करता है। एक ही प्रोस्टाग्लैंडिन एक अंग में जिस तरह से काम करता है, दूसरे अंग में वो अलग तरह से काम करता है, और हो सकता है बिल्कुल उल्टा काम करता हो। इनको अपन ऑटोक्राइन या पैराक्राइन भी कहते हैं। ऑटोक्राइन का मतलब जिस सेल से बाहर निकले वापस निकलकर उसी सेल के रिसेप्टर पर जुड़ जाते हैं और इस सेल के काम को बदल देते हैं। और इसी तरह से पास स्थित सेल में पहुंचकर इसके रिसेप्टर से जुड़ के इसके काम को बदल देते हैं। तो खुद के काम को ही बदल देना ऑटोक्राइन, पड़ोसी सेल के काम को बदल देना पैराक्राइन। तो हार्मोन से थोड़े से डिफरेंट हैं। हार्मोन का तो कोई खास टारगेट सेल होता है, कोई टारगेट ऑर्गन होता है, लेकिन इनका कोई खास टारगेट ऑर्गन नहीं होता और ये विसरण से पहुंचते हैं, ये आसपास विस्तृत होकर पहुंचते हैं। अब अपन ने एक टेट्रा अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ा है जिसका संश्लेषण लिनोलिक एसिड के द्वारा भी हो जाता है, आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाते हैं और इसलिए यदि आर्किडोनिक एसिड की शरीर में कमी होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी भी हो जाएगी। अब इनके उदाहरण की बात करें तो 2 हैं उदाहरण, एक जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। PG तो प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर इनको नामकरण ऐसे E1, E2, E3 ऐसे कर रखा है। तो PGE2 ये तो प्रसव प्रेरक है, डिलीवरी को इंड्यूस करता है, और PGF2 ये गर्भ निरोधक है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। लिपिड की सीरीज के तीसरे पार्ट में अपन ने डिराइव्ड लिपिड की उन सब बातों को समझ लिया है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछी गई हैं। हम इनके अब उत्तर आसानी से दे सकते हैं, सरलतापूर्वक दे सकते हैं। अब एक पार्ट जो लिपिड का अभी बचा हुआ है, जिसको अपन लिपिड के साथ पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, वो लिपिड के स्टोरेज की बीमारियां हैं। लिपिड के अधिक संग्रह से होने वाले विकार हैं, उनमें से बहुत सारे खतरनाक विकार हैं
और ये बीमारियां होती हैं जीन में उत्परिवर्तन के कारण, इसलिए आनुवंशिकी रोग भी कहलाते हैं। और जो एंजाइम जुड़े हुए हैं इन बीमारियों के साथ में, जिनकी कमी होती है, वो लाइसोसोम के एंजाइम है, इसलिए वो लाइसोसोमल डिजीज़ भी कहलाती हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है पार्ट 4 का, वो लिपिड के अधिक संग्रह की बीमारियों का, उसको यहाँ भी समझ लेना उचित रहेगा। तो पार्ट 4 लिपिड के अधिक संग्रह के रोग का है। तो अब चलते चलते आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरी वीडियो आपको जल्दी मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं लिपिड के पार्ट 4 में, लिपिड के अधिक संग्रह के रोग के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।